Hello and welcome, friends. In this session, we are going to discuss about taxability of various components of salary. इस वीडियो में हम सिर्फ जो सैलरी के वेरियस कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को कैसे टैक्स के लिए हम कंसिडर करते हैं, उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो उस पर्पस के लिए जो कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी है, वो तीन कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किए जाते हैं, जैसे बेसिक पे और बेसिक सैलरी, देन अलाउंसेस एंड परक्यूजाइट्स। तो हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब तक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें हमने देखा कि कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस अप टू सर्टेन लिमिट तक टैक्स फ्री होते हैं, उसके बाद टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद कुछ परक्यूसाइड्स है, लाइक कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय, देन रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। तो उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है और उनका लिमिट क्या है, इसके बारे में ही हम अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी इस टॉपिक पे दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप वो वीडियो देखिए। बट अगर आपको उनके रिलेटेड जो रूल्स है विच आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ वो जानने हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है बेसिक पे और बेसिक सैलरी। तो देखो दोस्तों, जब भी हम टैक्सेबिलिटी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सैलरी की बात करते हैं, तब बेसिक सैलरी इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब बेसिक सैलरी एक मेन कंपोनेंट होता है सैलरी का, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। देन डियरनेस अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद बोनस, फीस और कमीशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, ये तीन पॉइंट है इसमें, बोनस, फीस और कमीशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट रहते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं सैलरी के, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आते हैं, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद अदर जो पार्ट है, लाइक पेंशन और एन्युटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। बट ग्रेचुटी, जो एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद उसे ग्रेचुटी मिलती है, उसके एग्जम्पशन रिलेटेड अलग अलग रूल है, कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलती है तो ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, मतलब उस पर कुछ टैक्स नहीं। और अदर एम्प्लॉयज के लिए अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आते हैं, तो उसके लिए एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग दिए हैं, और यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिए। तो उसमें फर्स्ट है 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय टोटल सर्विस इन ईयर्स, देन रुपीज 10 लाख एंड ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव्ड, ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद एनी अदर एम्प्लॉय के लिए जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर नहीं आते, उनके लिए हाफ मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय टोटल सर्विस इन ईयर 10 लाख एंड ग्रेचुटी एक्चुअल रिसीव्ड, इसमें से जो कम अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये ग्रेचुटी इस पॉइंट की टैक्सेबिलिटी डिसाइड की जाती है। बट देखो दोस्तों, ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी में ये ग्रेचुटी पॉइंट नहीं आता, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स जो है सैलरीज, उसमें आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो अगर एम्प्लॉयर ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय के लिए, तो वो फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कौन सा फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। हमने अभी तक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें फंड्स था, ये था आरपीएफ, दैट इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसीलिए हम 12% ऑफ सैलरी ले रहे थे ना। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज दिस एंड दिस, तो आपको वो फुल्ली एग्जाम करना है, मतलब टैक्सेबल पर्पस के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे फुल्ली एग्जाम होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी फुल्ली एग्जाम्प्टेड है, बट जब वो अमाउंट रिटर्न मिलती है एम्प्लॉय को, उस समय वो टैक्सेबल होता है। तो हमें क्वेश्चन में मोस्टली आरपीएफ दिया रहता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उस पर 12% ऑफ द सैलरी निकालते। बट अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया तो वो अमाउंट फुल्ली एग्जाम करनी है हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सैलरी, उसमें आते हैं अलाउंसेस। जो अलाउंसेस है ना, टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सैलरी में फर्स्ट आते हैं अलाउंसेस। जो हमने देखो दोस्तों, आई वुड लाइक टू शो यू दैट स्लाइड ऑफ कंपोनेंट्स। तो सैलरी के जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या क्या आएगा,
ये बेसिक पे और सैलरी, देन अलाउंसेस एंड देन परक्यूसाइड्स। ओके, तो अगर आप किसी पर्सन की सैलरी स्लिप देखेंगे तो वो सैलरी स्लिप इस तरह से होती है, जिसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस यहाँ पे दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से सैलरी स्लिप होती है। तो देखो दोस्तों, इनकम टैक्स ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है विच हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द आवर डे टू डे लाइफ। अगर आपका इनकम टैक्स ये सब्जेक्ट परफेक्ट है, आपको इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से मालूम है, तो आप मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपको लाइफ में भी इसका बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो आप जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स रिलेटेड और अलाउंसेस रिलेटेड, उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के, बेसिक पे और सैलरी अलाउंसेस परक्यूसाइड। तो हमने देखा बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस, बोनस, फीस और कमीशन ये फुल्ली टैक्सेबल है। साथ में पेंशन और ग्रेचुटी भी फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद ये जो बेसिक सैलरी रिलेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जम्प्टेड है, बट कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% तक एग्जम्प्टेड है। उसके बाद अब भी आएंगे अलाउंसेस। तो अलाउंसेस भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए, देखो दोस्तों, हम देखते हैं ना कि डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये बहुत सारे अलाउंसेस है ना। तो अलाउंसेस भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड कैटेगरी है टैक्स फ्री अलाउंस, और थर्ड कैटेगरी है पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंस। तो ये तीनों कैटेगरी में ये अलाउंसेस क्लासिफाई किए जाते हैं, और उनके बेसिस पे ही उनकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड की जाती है या असर्टन होती है। तो जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है उसमें क्या आता है, डीएनएस अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऐड होता है, उसके बाद डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 16। हमने सेकंड पार्ट जो है इनकम फ्रॉम सैलरी उसमें कैलकुलेट किया है। देन फिक्स मेडिकल अलाउंस रिपीट हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस, वार्डन्स अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये सारे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब इस पे कोई एग्जम्प्टेड नहीं। सेकेंड कैटेगरी है टैक्स फ्री अलाउंसेस, यानी फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस। इसमें आता है फॉरेन अलाउंस, अलाउंसेस फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट जजेस को जो अलाउंस मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, और फॉरेन अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, और अलाउंस फ्रॉम यूनो दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये टैक्स फ्री, इतने ही टैक्स फ्री अलाउंसेस है। तो फुल्ली टैक्सेबल हो गए, टैक्स फ्री हो गए। अभी थर्ड कैटेगरी पार्शली, पार्शली एग्जम्प्टेड और पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस। इसमें मेन अलाउंस आता है हाउस रेंट अलाउंस। ये 90% क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस दिया रहता है, और उसका हमें एग्जम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए रूल क्या है, देखो, द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और 3 पॉइंट दिए, मतलब ये 3 पॉइंट में जो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसमें से जो कम अमाउंट है, सबसे कम वाली अमाउंट, वो एग्जम्प्ट है, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो फर्स्ट पॉइंट में आएंगी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव की है। उसके बाद रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो कंसिडर करना है। देन 40% ऑफ सैलरी इफ अकोमोडेशन, मतलब 40% कौन सी सिटी के लिए, नॉर्मल सिटी के लिए, और अगर पर्सन मेट्रो सिटी में रहता है तो उस केस में 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे दिया है 40% ऑफ सैलरी इन नॉर्मल सिटीज, इफ अकोमोडेशन इज इन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता 50% ऑफ सैलरी लेना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट इस रिलेटेड क्या है, दिस एक्सम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और ही डज नॉट पे एनी रेंट। अगर कोई पर्सन उसका खुद का घर है और उसे कंपनी से एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो एक कुछ भी एग्जम्प्टेड अमाउंट नहीं रहेगा। जो एचआरए रिसीव्ड है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और एचआरए कैलकुलेट करने के लिए हमें जो सैलरी लेनी है ये यहाँ पे दिया है सेकंड पॉइंट में, सैलरी फॉर दिस पर्पज इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन इफ गिवन एट फिक्स रेट। इट मीन्स इस पर्पस के लिए हाउस रेंट अलाउंस, इस पर्पस के लिए हम जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें बेसिक सैलरी लेनी है, डीएनएस अलाउंस लेना है, और अगर कमीशन है फिक्स रेट से तो वो। और डीएनएस अलाउंस कब लेंगे हम, इफ इट इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर होता है तभी उसे लेंगे। ठीक है,
ये हो गया। अभी दोस्तों ये हाउस रेंट अलाउंस है ना, इस पे मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर देखते हैं और हाउस रेंट अलाउंस की एग्जाम्पशन एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, मिस्टर राजेश इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड इन नासिक and his income from salary for the previous year is and as under basic salary 30,000 per month, dearness allowance 8,000 पर मंथ दिया है और ब्रैकेट में दिया है 40% ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जो भी डियरनेस अलाउंस मिल रहा है उसका सिर्फ 40% ही कंसिडर होता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस ₹6,000 पर मंथ, उसके बाद ही पेड रेंट एट ₹5,000 पर मंथ इन प्रीवियस ईयर, तो उसने रेंट भी पे किया है। इस बेसिस पे हमें एग्जम्प्टेड अमाउंट, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस चार्जेबल टू टैक्स, मतलब एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने माइनस की है तो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हमें मिलेंगे। तो इसके लिए क्या लेना है, देखो आउट ऑफ ₹72,000 कैसे आए, 6,000 पर मंथ है ना अलाउंस, यहाँ पे दिया है ना HRA रिसीव 6,000 पर मंथ, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 72,000 आएगा। उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम होगा, तो HRA रिसीव्ड 72,000 है। सेकंड कंडीशन में क्या लेना होता है हमें, रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी इस पर्पज के लिए क्या आएगी 3,600 प्लस डियरनेस अलाउंस जो है उसका सिर्फ 40% ही कंसिडर करेंगे हम। तो डियरनेस अलाउंस देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में कितना मिला है इसको, 8,000 पर मंथ मिला है ना। तो 8,000 पर मंथ 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 किए तो 96,000 आएंगे और 96,000 का सिर्फ 40% ही लेना है यहाँ पे, तो वो आता है 38। तो सैलरी फॉर दिस पर्पज क्या होगी, 3,60,000 प्लस 38,400, 3,98,400। तो 3,98,400 का 10% वैल्यू आएगा 39,840 एंड ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें 60,000 से। सो 60,000 लेस 39,840 गिव्स अस 20,160। ये सेकंड कंडीशन में अमाउंट आ गई। और थर्ड जो पॉइंट है उसमें 40% ऑफ सैलरी, मतलब जो सैलरी है 3,90,000 उसका 40% आता है 1,59,360। तो इसमें से जो कम अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड होगा HRA के लिए। तो HRA 72,000 रिसीव्ड है ना, माइनस इसमें से कम अमाउंट कौन सी है, सबसे कम अमाउंट। तो सबसे कम अमाउंट देखो दोस्तों यहाँ पर है 20,160 है ना। तो 72,000 माइनस 20,160 आएगा 51,800। सो दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA और एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या है 20,160। तो इस तरह से आप हाउस रेंट अलाउंस पे जो एडजस्टमेंट आती है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक कंडीशन रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अलाउंस हो गया हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है कि एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, तो उसमें से टैक्सेबल अमाउंट क्या है वो कैलकुलेट होते हैं। तो उसमें क्या होता है देखो दोस्तों, द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज लिमिटेड टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की अमाउंट है एक बच्चे के लिए ₹100 पर मंथ, तो एक साल के हो गए ₹1,200। और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के लिए, 2 चिल्ड्रन, तो मैक्सिमम कितना हो गया 1,200 प्लस 1,200 2,400, इतना ही एग्जम्प्टेड होगा। बट क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बच्चा होता है तो हमें सिर्फ 1,200 माइनस करना है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में दिया जाता है कि पर्सन को 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन है, तो उस केस में भी हमें सिर्फ 2 चिल्ड्रन की अमाउंट ही अलाउड है एज ए एग्जम्प्टेड। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी यहाँ पे दिया है मिस्टर राजेश रिसीव 6,000 एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन प्रीवियस ईयर, ही इज हैविंग 2 चिल्ड्रन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इसे 6,000 मिला है, तो हमारे रूल के हिसाब से क्या, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 children. So 100 multiplied by 2, 2 for 2 children multiplied by 12, 2,400 exempted होगा। तो amount received minus 2,400, तो 6,000 minus 2,400, 3,600 is the taxable अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या है 2,400, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अलाउंस है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पे एग्जम्प्टेड लिमिट है ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ओके, तो 300 पर मंथ है पर चाइल्ड।
तो किस पर्सन को अगर 2 बच्चे हैं तो मैक्सिमम 600 पर मंथ और 12 मंथ का होगा 3600। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर यश रिसीव्ड 20,000 एज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इन प्रीवियस ईयर। ही इज हैविंग 2 चिल्ड्रन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चार्जेबल टू टैक्स। तो 20,000 रिसीव्ड है माइनस 2 चिल्ड्रन, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 फॉर 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाइड बाय 12, 7,200। 7,200 एग्जम्प्टेड है और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। तो यहाँ पे 7,200 एग्जम्प्टेड और 12,800 टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अलाउंस है अंडरग्राउंड अलाउंस। ये जो लोग माइन में काम करते हैं ना, माइन रहते हैं उनके लिए मिलता है। इट इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹800 पर मंथ। अगर 800 पर मंथ से किसी को ज्यादा मिलता है तो वो टैक्सेबल है। मतलब साल में 9,600 एग्जम्प्टेड है एज अ अंडरग्राउंड अलाउंस। देन ट्राइबल एरिया अलाउंस भी मिलता है। कुछ लोग जो ट्राइबल एरिया में काम करते हैं तो ये भी एग्जम्प्टेड अमाउंट इज लिमिटेड टू ₹200 पर मंथ। 200 पर मंथ एग्जम्प्टेड है, मतलब 2,400 एक साल में एग्जम्प्टेड है। देन ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस की जो एक्चुअल अमाउंट मिलती है वो लेस करनी है और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होती है। मतलब एक्चुअल ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव्ड लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है। तो इस तरह से अलाउंसेस जो ही है पार्शली टैक्सेबल अलाउंस ये कंसिडर करने। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज परक्यूसाइड्स। जो परक्यूसाइड्स मिलते हैं ना, मतलब अलाउंसेस और सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय को कंपनी से। उसमें से एक बेनिफिट है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है, रेंट फ्री हाउस मिलता है रहने को एम्प्लॉय को। तो उस केस में अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको लाइसेंस फी ऑफ हाउस डिटरमाइंड विल बी टैक्सेबल। मतलब गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं ना, जैसे पुलिस लाइन होती है, तो उन एम्प्लॉयज के लिए जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट असर्टन करता है, डिसाइड करता है, वो टैक्सेबल होती है अगर रेंट फी। अभी प्राइवेट सेक्टर के बारे में कैसे क्या चाहिए, दो सिचुएशन है। इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का है वो जो रेंट फ्री हाउस है, तो उस केस में क्या होगा, सिटी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन होगा। फर्स्ट कंडीशन में दिया है सिटी हैविंग पॉपुलेशन अप टू ₹10 लाख एज पर 2001 सेंसस 7.5% ऑफ द सैलरी। मतलब जिस सिटी की सैलरी पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है उस केस में 7.5% ऑफ द सैलरी वैल्यू होगी, जो भी रेंट फ्री हाउस दिया है उसका। अभी सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख बट अप टू 25 लाख। मतलब ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख एंड 25 लाख के बीच में है, तो उस केस में 10% ऑफ द सैलरी लेंगे हम, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। उसके बाद सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 lakhs, मतलब बड़ी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है एज पर 201 सेंसस। तो उस केस में ये हो गया अमाउंट 15% ऑफ सैलरी। तो ये रूल्स बहुत पहले फ्रेम किए, इसलिए ये पॉपुलेशन के रूल भी उसी टाइम के हैं, 2001 सेंसस के। तो देखो दोस्तों, अगर बड़ी सिटी है तो 15% ऑफ द सैलरी लेना है, उससे छोटी है तो 10%, और सबसे छोटी सिटी में 7.5% ऑफ द सैलरी ली। अभी इस पर्पज के लिए जो सैलरी लेंगे हम, उसमें क्या लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस भी ले आएंगे। मतलब इस पर्पज के लिए जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे ना हम, उसके लिए। और उसका 15% क्या करेंगे हम, एज अ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्ज करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि आपके पास सपोज दो ऑप्शन है, दो कंपनीज है। एक कंपनी आपको ₹50,000 सैलरी देती है और दूसरी कंपनी आपको ₹40,000 सैलरी देती है। तो आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, 50,000 वाली। बट आपको अगर बाद में पता चलता है ऑफर लेटर में कि ये जो ₹40,000 सैलरी देती है ना कंपनी, ये कंपनी आपको रहने के लिए फ्री का मकान भी दे रही है और साथ में कार भी देंगी आपको पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए। तो आप ऑब्वियसली ये सेकंड वाली कंपनी ज्वाइन करोगे कि वो 40,000 सैलरी देती है फिर भी, क्योंकि ये पहले वाली कंपनी तो सिर्फ सैलरी देती है और सेकंड वाली कंपनी कुछ परक्यूसाइड्स भी देती है, कुछ एडिशनल बेनिफिट भी देती है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, अगर आप कंपनी से एडिशनल बेनिफिट ले रहे हो तो हमें उस पर टैक्स दो, उस बेनिफिट की वैल्यूएशन करो और उस पर टैक्स दो। इसीलिए ये जो रेंट फ्री हाउस मिलता है एम्प्लॉय को, उसका वैल्यूएशन होता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है।
तो आई होप अनफर्निश्ड हाउस की भी ये जो परक्यूसाइट्स की वैल्यूएशन की जो एडजस्टमेंट है वो भी क्लियर हो गई। उसके बाद अगर ई हाँ, इसमें एक पॉइंट रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे हमने टाइटल लिखा था कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन, अभी इसमें ए पॉइंट था ना, इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो उस केस में ये होगा। बट अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया और वो एम्प्लॉय को दे रहा है तो उस केस में एक्चुअल लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। मतलब अगर लीज की वैल्यू 10,000 रुपीज पर मंथ है और 15% ऑफ सैलरी 11,000 आ रही है तो 10,000 लिया जाएगा। मतलब एक्चुअल लीज रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। तो बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉयज को मोटर कार भी देती है, मोटर कार की फैसिलिटीज देती है। तो उस केस में देखो, ये जो मोटर कार दी है ना, तो उसकी वैल्यू, मोटर कार जो दिए एम्प्लॉयज को, उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर होती है कि वो कार किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। अगर मोटर कार एम्प्लॉय ओन करता है और ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना, उसका कुछ वैल्यूएशन नहीं, टैक्सेबल वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि एम्प्लॉय वो कार सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता है। बट अगर एम्प्लॉय वो कार ऑफिशियल और एंड पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज करता है तो उस केस में रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर पेड करता है तो अलग सिचुएशन है, एंड अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉय पे करता है तो अलग तरह से वैल्यूएशन होता है। इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं ना, कि जो कार को मेंटेन रखने के और उसको चलाने के जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस अगर कंपनी पे करती है तो क्या होगा, तो कार का वैल्यूएशन क्यूबिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। ये सीसी होता है ना, जैसे हम कहते हैं मारुति 800, तो क्यूबिक कैपेसिटी होती है कार की सीसी में। वो अगर 600 1600 सीसी तक है तो 1800 पर मंथ आएगा, और अगर मोर देन 1600 सीसी है तो 2400 पर मंथ आएगा। इस तरह से हमें वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार लेना है। और अगर ड्राइवर भी कंपनी ने प्रोवाइड किया तो उसका वैल्यूएशन अलग से ऐड होगा, सो 1800 प्लस 900 फॉर ड्राइवर इफ प्रोवाइडेड। अभी ये हो गया कि एक्सपेंसेस जो है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर। बट अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे करता है तो उस केस में क्या होगा, अप टू 1600 सीसी इसका वैल्यूएशन होगा 600 पर मंथ, और मोर देन 1600 सीसी उसका वैल्यूएशन होगा 900 रुपीज पर मंथ। क्योंकि देखो दोस्तों, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी तो मैटर करते हैं ना। अगर वो कंपनी पे करती है तो वैल्यूएशन ज्यादा आता है, और एम्प्लॉय पे करता है तो वैल्यूएशन कम आता है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कुछ अलाउंसेस और परक्यूजाइट्स पे जो ये स्पेशल वीडियो था अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड जो वीडियोस है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों।